शुरू। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पे एक बार फिर आपको पढ़ाने आया हूँ ज्योमेट्री। दोस्तों, अभी तक हमने इन सेंटर की बात कर ली थी, एंगल बाई सेक्टर की बात कर ली थी, सिमिलरिटी की बात कर ली थी। आज वाली क्लास में हम लोग सरकम सेंटर पढ़ने से पहले कुछ बातें समझना बेहद जरूरी है। तो सरकम सेंटर आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आज मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट डिस्कस करूंगा। वो 5-6 पॉइंट आपको आने चाहिए, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए फटाफट से। सभी को, है ना, आजकल लोग कॉपी भी करते हैं कि सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अच्छी बात है, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए। एक बार वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक भी कर दीजिए, और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर दीजिए। उम्मीद है दोस्तों इन सेंटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली तैयारी हमारी सरकम सेंटर की है, और ध्यान ना, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ज्योमेट्री बड़ा आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, वीडियो देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएगी। लेकिन सरकम सेंटर को हम शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपको आनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें आनी चाहिए, ध्यान से देखना। पहली चीज, नंबर 1, आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नंबर 1, ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। हम बोलेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान रखिए, ये सारी तैयारी जो आज हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे दोस्तों? सरकम सेंटर के लिए करेंगे। अभी तक हमने इन सेंटर को डिस्कस किया, आज हम सरकम सेंटर को डिस्कस करेंगे। तो सब लोग एक एक बात को ना बड़े ध्यान से सुनना। हमने कहा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं लंब अर्धक, हिंदी में इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक बोल लो, या फिर इसको लंब अर्धक भी कह सकते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आपको ये डिस्कस करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। टोटल में आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा। वो 6 पॉइंट पढ़ने के बाद सरकम सेंटर आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि सरकम सेंटर होता क्या है। लेकिन सरकम सेंटर में डायरेक्टली भी बता सकता हूं आपको कि क्या होता है सरकम सेंटर, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सरकम सेंटर को पढ़ने के लिए कुछ बातें हमको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, मैंने बोला कि मान लेते हैं ये मैंने इस तरीके से इधर भी एरो लगा दिया और मैंने इधर भी एरो लगा दिया। इसका मतलब मैं इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। ये क्या है? एक लाइन है, या फिर क्या है? यहाँ पर एक रेखा है यहाँ पर, जिसको दोनों तरफ एक्सीड किया जा सके, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सके। मैंने क्या करा, यहाँ पे बीच में एक कट लगा दिया इस तरीके से, और कट लगा के जो कटा हुआ पोर्शन है इसको साइड में उठा के रख दिया। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है इसको मैंने कहा P पॉइंट, इसको हमने कहा यहाँ पर Q पॉइंट, इसको हमने कहा Q पॉइंट। तो इस लाइन में से हमने एक पार्ट चुरा के साइड में कर दिया। तो जो चुराया गया पार्ट है उसको मैंने कहा ये वाला पार्ट, इसको हमने कहा यहाँ पर P, इसको हमने कहा यहाँ पर Q। तो ध्यान रखिए, इसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते। अब की बार हम इसको दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते। P और Q क्या है दोस्तों? यहाँ पर एंड पॉइंट्स है। तो ये जो पोर्शन है PQ, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। हिंदी में बात करें इसको तो हिंदी में इसको बोलेंगे रेखाखंड। तो हमने कहा ये तो पूरी एक लाइन थी, और ये लाइन में से एक पार्ट हमने चुरा के साइड में कर दिया, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। या हिंदी में बात करें हम लोग तो हिंदी में इसको बोलेंगे रेखाखंड। तो रेखा में से कोई खंड चुरा लिया हमने, तो हमने कोई सेगमेंट चुरा लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर लाइन सेगमेंट बोलेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान रखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें P और Q क्या चीज है? एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है यहाँ पर, इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता। आगे बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है, हमने कहा मान लेते हैं यहाँ पर कि ये कोई लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, इसको मैंने कह दिया A बिंदु, इसको मैंने कह दिया B बिंदु। तो A से लेकर B तक ये क्या चीज है? एक लाइन सेगमेंट है। स्कूल टाइम में आपने ऐसा किया होगा, आप स्कूल टाइम को थोड़ा ध्यान में रखिए। स्कूल टाइम में आपने जरूर ऐसा करा होगा, हम लोग प्रोटेक्टर लेते थे, प्रकार लेते थे हम लोग। तो यहाँ से एक चाप ऐसे काटते थे हम लोग इस तरीके से, और एक चाप ऐसे नीचे काटते थे। वही काम हम B से करते थे, एक चाप हम ऊपर काटते थे और एक चाप हम लोग नीचे काटते थे। फिर हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना यहाँ पर, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इनको मिला देते थे।
तो हमने इनको इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग इस तरीके से मिला देते थे यहाँ पर। तो ये जो ब्लू कलर वाली ये जो लाइन बनी है, इस लाइन की एक खास बात होती थी, ये लाइन क्या करती है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एंगल क्या बनाती है, 90 भी बनाती है। हमने कहा स्कूल टाइम में हम ऐसा कंस्ट्रक्शन में पढ़ा करते थे कि ए से लेकर बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। दोबारा सुनिएगा बात को, क्योंकि जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, सर्कम सेंटर आप रटोगे, और मैं चाहता हूं कि सर्कम सेंटर को आप समझे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने बोला कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई रेखाखंड है, यहाँ पर ये ए और ये क्या है, यहाँ पर बी है। तो स्कूल टाइम में आपने जरूर ऐसा किया होगा, प्रोटेक्टर प्रकार से हम लोग एक चाप इधर काटते थे, एक चाप हम इधर काटते थे। उसी तरह बी पे मैंने हाथ रखा, एक चाप इधर काटा और एक चाप हमने इधर काट दिया। फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला दिया करते थे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन एल बनी ना दोस्तों, ये वाली लाइन एल, ये लाइन एल क्या काम करती है, इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यदि मान लो ये 10 है तो ये 5 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल भी कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो हमने ऐसा बोल सकता है कि ऐसी कोई भी लाइन, हमने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। हम बोलेंगे ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसने परपेंडिकुलर भी बना रखा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसलिए ये जो लाइन एल है इसको हम लंब अर्धक कह सकते हैं, लंब समद्विभाजक कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको आनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अब ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक रेखाखंड है। यहाँ पर हमने कहा ए इसका अंतिम बिंदु है, हमने बोला ए जो है इसका एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। हमने कहा बी भी इसका क्या है, एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो हमने कहा ए बी क्या चीज है दोस्तों, एक लाइन सेगमेंट है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट आपने बना दिया। अब मैंने एक और बात करी, मैंने एक और लाइन बना दी एल इस तरीके से। ये जो लाइन है इसको मैंने नाम दे दिया एल, और हमने कहा ये जो लाइन एल है वो क्या काम कर रही है, इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये जो बिंदु है इसको मैं एम नाम दे देता हूं। तो ये एल क्या कर रही है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यदि ये एक्स है तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, एक्स हो गया। ये मैंने कहा ये एक्स है तो ये भी क्या हुआ, एक्स हुआ। प्लस ये एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है, यहाँ पर 90 बना रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, 90 बन रहा है। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना इस बात को। हमने बोला ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आप, क्योंकि ये आगे काम में आएगा हमारे, तो आप ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। हमने बोला ऐसी कोई भी रेखा जो किसी रेखाखंड को 90 डिग्री बनाते हुए दो समान भागों में डिवाइड करे, उसको हम लंब अर्धक कहते हैं, उसको हम लंब समद्विभाजक कहते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो चलो यहां तक की बात तो हमने कर ली कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको लंब अर्धक कह दो या लंब समद्विभाजक कह दो। हम इसको कह सकते हैं लंब आगे सम, आगे द्वि, आगे क्या हुआ, भाजक। तो लंब समद्विभाजक भी इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। चलो आगे की बात करते हैं। अब मैंने आपको ऐसे बोला कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां आपका मन करे ना, वहां पे एक बिंदु ले लो। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर्बिटरी अपनी इच्छा से कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो। तो हमने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए। मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया और इस बिंदु को नाम क्या दे दिया मैंने, पी नाम दे दिया या ओ नाम दे दिया। मान लो इस बिंदु को मैंने ओ नाम दे दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये पॉइंट ओ जो हमने लिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी जहां आपका मन करे ना, वहां पे एक बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिला दीजिए। तो एंड पॉइंट कौन कौन से, ए और कौन है यहाँ पर बी। तो इस ओ को मैंने ए से मिला दिया, इस ओ को हमने किससे मिला दिया, ए से मिला दिया, और ये जो ओ है इसको हमने बी से भी मिला दिया। तो एंड पॉइंट से आपने इसको मिला दिया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये ओ से लेकर एम, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, इसको मैं वाई कह देता हूं एक बार के लिए। तो मैंने इसको वाई कह दिया। आप बताओ ये 90 है
ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस से ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये वाली साइड आ जाएगी x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर, और इस पूरे का क्या रूट आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इधर वाले ट्राइंगल में देखो ये x है, ये y है, एंगल 90 है, तो आप मुझे बताइए ये जो O से लेकर B है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से निष्कर्ष ये निकला कि ओ ए बराबर क्या होगा यहाँ पर ओ बी होगा। ये बात हमारे आगे काम में आएगी, इतनी सी बात ध्यान रख लिए। सबसे पहले आपको यह समझना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो आप मेरी बात दो लाइनें मेरे ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम कहते हैं लंब अर्धक, उसको हम कहते हैं लंब समद्विभाजक। फिर मैंने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां आपका मन करे वहां पे एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से जब एंड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो मिलाने वाला जो लाइन है उन दोनों की लेंथ बराबर होती है दोस्तों। ओ ए बराबर क्या होता है ओ बी होता है। क्यों होता है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करें, ये हमारा पहला पॉइंट है जो इसको समझना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद हम सर्कमसेंटर शुरू करेंगे, लेकिन आप मेरी बात पे भरोसा रखना, यदि ये 6 बातें आपको आएगी ना तो आप यकीन मानना आपको सर्कमसेंटर पढ़ने में बहुत मजा आएगा और कोई क्वेश्चन आपका छूता नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, यदि उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिलाएंगे ना तो ये इक्वी डिस्टेंस पे होती है, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। चलिए और आपको क्या आना चाहिए इन सेंटर पढ़ने के लिए, सेकंड पॉइंट ये मैं आपको पढ़ा चुका था। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों, मैंने आपको ये बोला था कि जब कोई भी ट्राइंगल हो, मान लो कैसा भी ट्राइंगल हो जाए, जैसे मैंने कहा ये ट्राइंगल इस तरीके से, तो हमने कहा ये जो एंगल बन रहा है अंदर की ओर बन रहा है इंटीरियर एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये अंदर की ओर बन रहा है इंटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है अंदर की ओर बन रहा है इंटीरियर एंगल है। लेकिन आप देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना ये बाहर की ओर बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हमने ये आपको पढ़ा दिया था कि आप बताओ यदि मैं इसको कह दूं x, इसको मैं कह दूं कि ये एंगल तो x है, इसको मैंने कह दिया ये एंगल y है, इसको मैंने कह दिया ये एंगल z है, इसको मैंने कह दिया कि ये एंगल कौन सा है x, ये एंगल कौन सा है यहाँ पर अल्फा है। मान लो इस तरीके से मैंने बात करी, तो मैंने कहा कि अल्फा का पड़ोसी कौन है, तो हमने कहा अल्फा का पड़ोसी तो z है, तो आप जेड को मत देखिए, पास वाले को मत देखिए, तो जेड को मत देखिए आप। मैंने कहा अल्फा से दूरी पर कौन है, दूरी पे मतलब रिमोट एंगल, दूरी के लिए हम रिमोट यूज करते हैं तो उसको हम रिमोट एंगल बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अब बताओ अल्फा के लिए रिमोट एंगल कौन कौन सा होगा, इसको तो मैंने काट दिया यहाँ पर। अल्फा के लिए रिमोट कौन सा होगा, एक तो होगा एक्स, और अल्फा के लिए रिमोट एक कौन सा होगा यहाँ पर वाई। तो हमने कहा था किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। तो हमने कहा था यदि जो अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी x प्लस क्या हो जाएगी यहाँ पर y हो जाएगी। ये हमारे काम में आएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है। आज वाली क्लास में ये भी हमारे बहुत काम आएगा कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के सम के क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। चाहो तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको ऐसे बोला, हमने बोला कि मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है यहाँ पर, इस तरीके से मैंने बना दिया। हमने कहा मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, और मैंने कहा मान लो कि ये 70 डिग्री है, मान लो कि ये कितना है यहाँ पर 50 और 70 120 हो गया, तो ये एंगल क्या 60 बनेगा क्या, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब आप मुझे बताओ ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये जो पोर्शन बचा हुआ है क्या ये 120 बनेगा क्या, तो 120 अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा है, तो 120 किसके बराबर हो गया 50 प्लस कितना बन गया यहाँ पर 70, क्योंकि रिमोट एंगल कौन है 50 और कौन है यहाँ पर 70 है, तो बोलेंगे 120 जो है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा 50 प्लस क्या बना यहाँ पर 70 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के सम के क्या होता है बराबर होता है। ये बात आज की क्लास में हमारे काम में आएगी। यदि मैं आपको ऐसे बोल देता कि इस एंगल का नाम होता 1, इस वाले एंगल का नाम होता 1, इस वाले एंगल का नाम होता 2, इस वाले एंगल का नाम क्या होता है यहाँ पर 3, और इस वाले एंगल का नाम क्या होता है यहाँ पर 4,
तो हम लोग क्या रिलेशन बनाते हैं कि बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, 4 है, तो एंगल 4 जो होगा ना, ये एंगल 4 जो होगा, ये रिमोट एंगल, ये तो पड़ोसी है, पड़ोसी को छोड़िए, दूरी पे कौन है 1 और 2, तो ये एंगल 1 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा। आज वाली क्लास में ये वाला पॉइंट हमारे काम आएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट है। पहली बात, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझना जरूरी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, एंड पॉइंट से दूरी बराबर होती है। ये क्यों होती है मैंने आपको समझा दिया। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। और रिमोट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल दूरी पर है। तो आप देखो 4 के लिए 3 तो पड़ोसी है, 4 से दूरी पे कौन है, एक तो 1 है और एक कौन है यहाँ पर 2 है। तो एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कोई डायग्राम ऐसे बनाया होता, मान लेते हैं मैंने कोई डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया होता और मैंने कहा होता कि ये एंगल मान लो कितना है, x है, और मान लो ये एंगल कितना है यहाँ पर y है, और मैंने कहा कि ये एंगल कितना है यहाँ पर मान लो z है, और मैंने आपसे ये पूछा होता कि बताओ ये जो एंगल बनेगा ना ये कितना होगा। तो आप बताओ ट्राइंगल की एक साइड तो ये रही, ट्राइंगल की एक साइड तो ये रही, इसको आपने दोनों तरफ नहीं बढ़ाया, इतनी सी साइड है। ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है, इसको भी आपने एक्सीड नहीं करा हुआ है। ये ट्राइंगल की तीसरी साइड है, इसको आपने एक्सीड किया हुआ है, आगे बढ़ा रखा है। जब आपने आगे बढ़ाया तो ये जो एंगल बना ये तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर। तो आप बताओ किसी भी ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। इसका पड़ोसी कौन है, z, तो पड़ोसी से मतलब नहीं है, दूरी पे कौन है, एक तो x है और एक कौन है y है। तो क्या ये एंगल x प्लस वाई हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x प्लस वाई हो जाएगा। तो एक पॉइंट आज हमारी क्लास में ये काम आएगा। नंबर बात करें थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे क्या काम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नंबर 3 की बात करें, हमने कहा मान लेते हैं किसी ट्राइंगल में, ये कोई ट्राइंगल है यहाँ पर, इस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है। यदि ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है यहाँ पर। और हमें पता है कि जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। हम कह देंगे जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा दोस्तों 60 होगा। ये तो सबको ही पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। और यदि तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। आगे बात करें हम लोग, एक और चीज आपको मेमोरी में रखनी है। अभी मैंने कहा मान लेते हैं एक ट्राइंगल ऐसा बना दिया, हमने कहा एक ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। हमने बोला ये ट्राइंगल कौन सा है, ए, ये क्या हुआ यहाँ पर बी, ये क्या हुआ यहाँ पर सी। हमने कहा ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये यदि थीटा है मान लो, और मैंने कहा एक काम करते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल यहाँ हुआ 2 और एक एंगल बन गया यहाँ पर 3। और आपको ये दे रखा है कि ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है और ये साइड अलग है यहाँ पर। अब की बार मैंने बोला ये x है तो ये भी कितनी है यहाँ पर x है और ये कितनी है यहाँ पर y है। तो एक थ्योरम है, आगे कॉन्ग्रुएंसी में मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा तो ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको मेमोरी में रखिएगा। क्या रखना है आपको मेमोरी में, जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल बराबर होंगे। ध्यान रखना, जब तीनों ही साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल ही अलग अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। यदि किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल बराबर होंगे। तो ये यदि किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है ना तो इनका जो अपोजिट एंगल है, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल और ये वाली जो साइड है इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये बराबर होता है। यदि मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा यहाँ पर थीटा होगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर, यदि किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल है, यदि ए बी बराबर क्या है ए सी, यदि आपको ये दे रखा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है यहाँ पर ए सी के बराबर है, तो ए बी के अपोजिट में जो एंगल होगा और ए सी के अपोजिट में जो एंगल होगा तो बोलेंगे एंगल बी जो होगा ना दोस्तों वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो सर्कमसेंटर पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। अब आगे 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर हम सर्कमसेंटर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, लंब समद्विभाजक होता क्या है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल, उस बिंदु से एंड पॉइंट को जब मिलाया जाएगा तो डिस्टेंस बराबर होती है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ाया, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है
वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। नंबर 3 मैंने क्या पढ़ाया, यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात। नंबर 4, चीज को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने कहा ये एक सर्कल मैंने बना दिया, ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्या बनाया दोस्तों, एक सर्कल बना दिया। तो ये एक सर्कल बना दिया मैंने इस तरीके से, और आप ये याद रखना, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना पूरी की पूरी, ये जो सर्कल की बाउंड्री जो होती है, इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सबको पता है, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस कहते हैं। हिंदी में बात करें हम लोग, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो सबको पता है, बताने वाली बात नहीं है। मैंने एक सर्कल बनाया, ध्यान रखिए, ये जो सर्कल में जो ये बाउंड्री, जो जिस बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं, ये जो बाउंड्री है ना दोस्तों, इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने क्या करा, ये जो सरकमफ्रेंस है, इस पे कहीं पर भी दो बिंदु ले लो। मैंने दो बिंदु ले लिए, मान लो यहां पर एक बिंदु मैंने ले लिया, यहां पर एक बिंदु मैंने इस जगह पे ले लिया, मान लो बिंदु कौन सा, ए बिंदु है, और एक बिंदु मैंने यहां पे ले लिया, मान लेते हैं कौन सा बिंदु है, यहां पर बी बिंदु है। तो ध्यान रखना, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, तो हम बोलेंगे ये रास्ता घूम के जा रहा है थोड़ा सा। तो ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये रहा रेड कलर में, तो इस रास्ते को मैं ऐसे लिख देता हूं, ए से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता घूम के जा रहा है, इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। तो एक रास्ता तो ये हो गया, और हमने कहा ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता ये रहा, ए से लेकर बी तक, ये थोड़ा बड़ा रास्ता है, ए से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता ये भी है। तो हमने कहा ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये भी है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूं कि ए से बी तक जाने का एक रास्ता फिर घूम के जा रहा है। तो इस तरीके से बात कर देते हैं। फिर मैंने बात करी कि ए से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता डायरेक्ट भी है, सीधा ए से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता सीधा भी तो है यहाँ पर, तो एक रास्ता ये बन गया। तो इसको मैं कह देता हूं यहाँ पर कि ए से लेकर बी तक जाने का एक शॉर्ट रास्ता भी है, सीधा रास्ता भी है, डायरेक्ट रास्ता भी है। तो हमने कहा ए से बी तक जाने का सीधा रास्ता है, तो सीधी लाइन मैंने यहाँ पे बना दी। ध्यान रखिए दोस्तों, ए से बी तक जाने के तीन रास्ते मैंने आपको दिखा दिए। हमने कहा सरकमफ्रेंस, जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसको परिधि कहते हैं। इस परिधि पे कहीं पर भी दो बिंदु ले लो, एक बिंदु ले लिया ए, एक बिंदु ले लिया मैंने बी, तो ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये है, ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये है। आगे बात करें हम लोग, ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता ये रहा, तो दूसरा रास्ता ये रहा। आगे बात करें ए से लेके बी तक जाने का तीसरा रास्ता ये रहा। ध्यान रखिए, ये जो परिधि वाला पार्ट होता है इसको हम आर्क कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं हम लोग। ये हिंदी में बात करें इसको चाप कहते हैं हम लोग। परिधि में से कोई भी हिस्सा चुरा लीजिए आप, जो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये जो परिधि है, उसमें से कोई सा भी हिस्सा चुरा के साइड में कर दो, उसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, आर्क कहते हैं दोस्तों। तो हमने कहा ए से बी तक जाने का जो ये वाला रास्ता है ना, ये छोटा रास्ता है, इसलिए हम इसको माइनर आर्क बोलेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर ये क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर माइनर आर्क है। यहाँ पर हिंदी में बात करें, हिंदी में इसको बोलेंगे लघु चाप है। हम बोलेंगे लघु का मतलब छोटा और आर्क का मतलब क्या होता है, चाप, तो ये लघु चाप है यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा, ए से बी तक जाने का ये थोड़ा बड़ा रास्ता है, तो ये भी चाप है लेकिन ये मेजर आर्क है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। इसको बोलेंगे यहाँ पर, मेजर का मतलब बड़ा है ये, तो हम इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। हिंदी में बात करें इसको, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलेंगे। इन चीजों की जरूरत हमको पड़ेगी, पता लगे आपको चाप का मतलब भी नहीं पता और मैं पढ़ाए जा रहा हूं, तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। आगे बात करेंगे, ए से लेकर बी तक जाने का जो सीधा रास्ता होता है, अब हम बाउंड्री के थ्रू नहीं जा रहे, अब हम बाउंड्री के थ्रू नहीं जा रहे, अब हम बीच में से जा रहे हैं, तो जो सीधा रास्ता होता है उसको कोड कहते हैं। हम बात करें इसको हम कहते हैं कोड, या हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जीवा कहते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाप क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है ना, जैसे मैंने एक कट यहाँ पे लगा दिया और एक कट मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये जो एम से लेकर एन है ना, ये चाप कहलाएगी, ये चाप है यहाँ पर इसकी। हमने कहा एम से लेकर एन, इसकी क्या होगी, एक आर्क हो जाएगी। मैंने कहीं पर भी दो कट लगा दो, आप सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर भी आप दो बिंदु ले लीजिए, उन दोनों बिंदुओं के लिए जो कर्विकल जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। यदि छोटी आर्क है तो माइनर बोलेंगे, और बड़ी आर्क है तो हम उसको मेजर बोलेंगे। सीधी लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोड बोलेंगे। चलिए आगे बात करता है, इसको हमने क्यों पढ़ाया, अब ध्यान से सुनना। यहां से हमारी क्लास बनना शुरू होती है, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ ली, अब यहां से हमारी क्लास इंटरेस्टिंग बनना शुरू होती है।
प्लस इंपॉर्टेंट बनना भी शुरू होती है, तो ध्यान से चीजों को सुनिएगा। मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, मैंने एक सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। ये एक सर्कल है यहाँ पर, और इस सर्कल पे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए। हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। हमने कहा कि मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, ये एक सर्कल यहाँ पे बन गया। मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है। हमने कहा ओ जो है ना, इस सर्कल का क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेंटर है यहाँ पर। अब मैंने कोई भी 2 बिंदु ले लिए यहाँ पर, एक बिंदु ले लिया मैंने यहाँ पर और एक बिंदु मैंने ले लिया यहाँ पर। तो हमने कहा ए से लेकर बी, इसको नाम देता है ए, इसको मैं क्या नाम देता हूं यहाँ पर, बी नाम दे देता हूं। ये सारी की सारी तैयारी हम लोग सरकम सेंटर के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा एक बिंदु ले लिया मैंने ए और एक बिंदु ले लिया मैंने बी। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो ए से लेकर बी है, ये जो ए से लेकर बी है, ये क्या आर्क है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो चाप है यहाँ पर, तो ये चाप है यहाँ पर। तो हमने बोला ये माइनर आर्क है। हमने कहा ये क्या है यहाँ पर, माइनर आर्क है यहाँ पर। अब इस चाप को छोड़ दीजिए, अब इस वाली चाप को छोड़ दो आप एक बार के लिए, इस वाली चाप को आपको नहीं छेड़ना, इस वाली चाप को आप छोड़ दीजिए। और इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है ना, उस पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए। हमने कहा इस वाली चाप को तो छोड़ दीजिए और इस वाली चाप के अलावा जो भी पोर्शन बचा हुआ ना, उस पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो। मान लो अभी के लिए मैं यहां बिंदु ले लेता हूं, आप कहेंगे जहां पे ले लेंगे, एक बार मैं यहां पे ले रहा हूं, फिर मैं एक और केस लेके बता दूंगा। तो मैंने एक बिंदु यहां पे ले लिया, पी बिंदु। अब हमने कहा इस ओ को ए से मिला दो, बी से मिला दो और पी से भी मिला दो। चलो मिला देते हैं हम लोग एक बार। तो मैंने क्या करा, इस ओ को, ओ क्या चीज है, इस सर्कल का सेंटर है। ओ क्या चीज है दोस्तों, इस वृत्त का क्या है यहाँ पर, केंद्र है। तो मैंने क्या करा, ये जो ओ है, इस ओ को हम किस किस से मिलाएंगे, ए से मिला दो। ये जो ओ बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु है ओ, इस ओ को मैं क्या कर रहा हूं, ए से मिला देता हूं। तो बताओ ओ से लेकर ए तक क्या रेडियस है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर रेडियस है, त्रिज्या है ये। तो ओ को मैंने बी से मिला दिया। तो आप बताइए ओ से लेकर बी तक क्या रेडियस है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी त्रिज्या है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। आगे बात करें हम लोग, ओ से लेके पी की बात करते हैं। यदि मैं ओ से और पी को मिला दूंगा तो क्या ये भी रेडियस है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी रेडियस है। तो बताओ ये भी किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। ये काम आपने कर लिया। अब एक और बात देखिएगा, यदि मैं इसको पी को बी से मिला दूं, इसको मैंने इससे मिला दिया और ए को मैंने किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। तो ए को मैंने पी से मिला दिया, तो ये काम भी आपने कर लिया। तो ए पी को हमने ए और बी दोनों से मिला दिया, तो पी को आपने ए और बी दोनों से क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया। अब अभी तक जो हम चीज पढ़ के आए ना, उसको काम में लेना शुरू करिएगा। आप बताना ओ से लेकर ए तक भी रेडियस है, ओ से लेकर पी तक भी रेडियस है और ओ से लेकर बी तक भी क्या चीज है, यहाँ पर रेडियस है। अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई 2 साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इस वाली साइड के सामने ये जो एंगल होगा, यदि बताओ ये x होगा, तो इस वाली साइड के सामने ये एंगल भी x होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x हो जाएगा। भाई अभी अभी हमने एक पॉइंट पढ़ के आए थे हम लोग कि किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई 2 साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। अब इस वाले में बात करते हैं हम लोग, इसमें ध्यान से देखना। आप बताइए क्या ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है क्या? तो इसके सामने जो ये एंगल होगा, यदि ये एंगल मान लो y है, तो इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल भी क्या y होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल y होगा। अब आप ध्यान से सुनना, ट्राइंगल की इस वाली साइड को मैंने एक्सटेंड नहीं करा, ट्राइंगल की इस वाली साइड को मैंने नहीं छेड़ा, ट्राइंगल की इस वाली साइड को भी मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है ना, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। तो आगे मैंने बढ़ा दिया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जो एंगल है ना, इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। और मैंने अभी भी आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर जो एंगल बनता है ना, वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। तो बताओ ये कौन है x और ये कौन है x? तो ये क्या 2x हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो 2x हो जाएगा। आगे इधर बात करते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए, अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये जो एंगल बन रहा है ना, इधर वाला ये एंगल, ये अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? तो ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। और आप मुझे बताइए, जब कोई भी एंगल ट्राइंगल के बाहर बनता है तो किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। यदि ये y है और ये y है तो क्या 2y हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो 2y हो जाएगा। अब आप मुझे बताना, यदि मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बना दूं, इस डायग्राम को मैंने थोड़ा अलग से इस तरीके से बना दिया, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। ये पॉइंट कौन सा था, A, हमने कहा था ये पॉइंट कौन सा है, A, और ये वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, B। तो यही पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। हमने कहा A और B ये एक चाप है यहाँ पर,
ए से लेके बी तक क्या चीज है दोस्तों, एक माइनर आर्क है, ये हमारी लघु चाप है यहाँ पर। ओ इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ओ जो है इस वृत्त का क्या था, केंद्र था यहाँ पर। ओ इस वृत्त का केंद्र है। तो आप बताओ यदि मैं ओ को ए से मिला दूं, तो ओ को मैंने ए से मिला दिया और ओ को मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, तो क्या सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। आप बताओ ये एंगल कौन सी चाप बना रही है, ए बी चाप बना रही है। ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ए पर, और ये जो लाइन है खत्म कहां पे हो रही है, बी पर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, कौन सी चाप से बन रहा है, ए बी चाप से बन रहा है। अब मैंने कहा था ए बी को छोड़ दीजिए, हमने आपको बोला था कि इस ए बी को छोड़ दीजिए और ए बी के अलावा जितना भी पोर्शन बचा हुआ ना, वहां पे कहीं पर भी बिंदु ले लो। मैंने एक बिंदु यहाँ पे लिया था, पी बिंदु, हमने एक बिंदु यहाँ पी ले लिया था। तो हमने कहा पी को ए से मिला दो, तो पी को मैंने ए से मिला दिया और पी को मैंने बी से मिला दिया। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और ये एंगल बना रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो बोलेंगे ये लाइन खत्म हो रही है ए पर और ये लाइन खत्म हो रही है बी पर। तो आप बताओ यहाँ पे सरकमफ्रेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर जो एंगल बन रहा है और केंद्र के ऊपर जो एंगल बन रहा है, क्या वो दोनों एंगल एक ही चाप से बन रहे हैं, क्या सेम आर्क से बन रहे हैं। हम बोलेंगे यहाँ पर दोनों के दोनों जो एंगल है वो एक ही चाप से बन रहे हैं, सेम आर्क से बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखना ध्यान से, सरकमफ्रेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर जो एंगल बन रहा है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एक ही चाप से बन रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, हमारे पास x प्लस वाई बन रहा है। यहाँ पे एंगल बन रहा है टोटल x प्लस वाई और यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस वाई। तो आप बताइए परिधि के ऊपर तो एंगल बन रहा है x प्लस वाई और आप बताइए सेंटर पे एंगल बन रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो आप मुझे बताइए यदि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो क्या यहाँ पर एंगल 2 थीटा बन रहा है क्या। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। एक ही चाप के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एक ही चाप के द्वारा, इस लाइन को ध्यान से सुना, आर्क एक होनी चाहिए, सेम आर्क होनी चाहिए। तो एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये हमारे सरकम सेंटर में काम आएगा। सरकम सेंटर में आपको नहीं पढ़ाया अभी मैंने आपको छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं जो हमारी हेल्प करेंगे सरकम सेंटर को समझने में। तो मैंने कहा एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। यदि ये 50 होगा ना तो ये 100 हो जाएगा, यदि ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सर आपने पॉइंट पी यहाँ ले लिया, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, या आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, आपने ऊपर ही क्यों ले लिया। तो चलो साइड में भी लेके देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अलावा कहीं पर भी हो सकता है। इस माइनर आर्क के अलावा मेजर आर्क पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो तो रिलेशन क्या बनेगा, थ्योरम क्या बनेगी कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। अब आप इस चीज को, कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर आपने तो जानबूझ के यहाँ ले लिया, प्रूव कर दिया आपने, और कहीं पे लेके देखो। चलो और कहीं पे लेके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने बोला मान लेते एक सेंटर, एक सर्कल बना लेते हैं। आप ट्राई करिएगा इसको, वीडियो को पॉज करना और आप अपने तरीके से इसको ट्राई करिएगा। हमने कहा एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये एक वृत्त है यहाँ पर और ये सर्कल का सेंटर है, ये जो है इस सर्कल का यहाँ पर सेंटर है। हमने कहा O से लेकर A, ये इसकी रेडियस है यहाँ पर, तो ये रेडियस है। और मैंने कहा O से लेकर B, ये भी इसकी एक रेडियस है, तो हमने कहा O से लेकर B, ये भी इसकी रेडियस है। पहले मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया था, अब पॉइंट और कहीं ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, अब की बार मैंने पॉइंट इस जगह पे ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा A से लेकर B तक क्या है दोस्तों, ये जो A से लेकर B है ना, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है यहाँ पर। तो हमने कहा ये जो यहां से लेके यहां तक है ये माइनर आर्क है यहाँ पर, तो ये माइनर आर्क है यहाँ पर। इस आर्क को छोड़ दीजिए और इसके अलावा जहां आपका मन करे ना वहां पे बिंदु ले लीजिए। पहले मैंने बिंदु यहां लिया था, अब की बार मैंने बिंदु यहां पे ले लिया। चलो यहां लेके देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि मैं इस O को P से मिला दूं, यदि मैं इस O को P से मिला दूं, या फिर एक काम करें हम लोग इसको बाद में मिलाते हैं। मैंने कहा इस A को P से मिला दिया, A को P से मिला दिया और इस P को मैंने B से भी मिला दिया, तो B से भी मैंने मिला दिया। और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है।
अब आप मुझे बताओ, ये जो थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे थोड़ी बन रहा है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये तो सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है, और बनाने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है ये खत्म हो रही है कहां पर, ए पर आकर, और ये जो लाइन है ये खत्म हो रही है बी पर आकर। तो ये जो परिधि पे एंगल बन रहा है क्या वो इसी चाप से बन रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर इसी चाप से बन रहा है। तो आप बताओ हमने क्या पढ़ाया था कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होना चाहिए। चलिए प्रूव करते हैं कि 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। तो चलो प्रूव कर रहे हैं इस बात को। मैंने इस एंगल को कुछ नाम दे दिया, मान लो इस एंगल का नाम वाई है, इस एंगल को मैंने कुछ नाम दे दिया, मान लो इस एंगल का नाम वाई है। अब मैंने क्या करा, इस ओ को पी से मिला दिया, मैंने क्या करा, इस ओ को पी से मैंने मिला दिया। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना ओ से लेकर ए तक ये वाली जो लाइन है, ओ से लेकर बी तक ये वाली जो लाइन है, आगे ओ से लेकर सी तक ये वाली जो लाइन है, क्या ये तीनों की तीनों बराबर है क्या? आप कहोगे सर तीनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस है। तो ओ ए जो होगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ पी बराबर क्या होगा, ओ बी। तो आप कह देंगे हाँ सर ये बराबर होंगे। अब आप मुझे बताइए, जब ओ ए ओ पी के बराबर है, ओ ए ओ पी के बराबर है, तो हमने कहा था जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होगी तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। मान लो इस वाली साइड के सामने यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, ये इसको मैं x नाम दे देता हूं। तो बताओ यदि ये x बन रहा है तो क्या ये भी x बनेगा क्या? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल x बन जाएगा। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखना, ओ पी और बी में देखना, क्या OP और OB बराबर है क्या? और बताइए जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। इस वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन है? x प्लस थीटा। तो ये जो एंगल होगा कि ये भी x प्लस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब एक और बात देखिएगा, अब ध्यान से सुनना, आप बताओ ये जो ट्रायंगल है इसकी इस वाली साइड को मैंने नहीं छेड़ा, इस साइड को मैंने नहीं छेड़ा, इस वाली साइड को भी मैंने नहीं छेड़ा दो, और इस वाली साइड को आगे बढ़ा दिया, इस वाली साइड को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो बाहर बन रहा है। तो बताओ किसी भी ट्रायंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो पड़ोसी का नहीं, किसी भी ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो रिमोट एंगल के बराबर होता है। तो ये जो एंगल होगा बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये एंगल 2 थीटा प्लस x हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल 2 थीटा प्लस x हो जाएगा। आगे बात करें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाली साइड के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वाली साइड के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया। आप बताओ ये जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर बाहर क्यों बन रहा है, और किसी भी ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो रिमोट एंगल के बराबर होता है। तो आप बताओ ये एंगल जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये एंगल x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस एक्स, 2 थीटा प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, तो x से x गया, तो y का मान क्या 2 थीटा आ गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर y का मान 2 थीटा आ गया, और हमको यही तो प्रूव करना था कि ये जो एंगल है वो 2 थीटा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का क्या होता है दोस्तों, दुगना होता है। ये हमारा नंबर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट है। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या पढ़ा है मैंने, ध्यान से सुनना, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा, ये चाप कौन सी, ए बी, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। अब ये ध्यान रखना, यदि आप इस वाली चाप की बात कर रहे हो ना तो इस चाप को छोड़ दीजिए और इसके अलावा कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, तो हम कह सकते हैं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का क्या होता है दोस्तों, दुगना होता है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, ये इसकी चाप है। हमने कहा ये यहां पर एक सर्कल ले लिया मैंने इस तरीके से, ये एक सर्कल हो गया। मैंने कहा एक चाप है यहां पर ए, एक चाप है यहां पर बी, तो आप ए बी की बात नहीं करोगे, आप ए से लेके बी को भूल जाइए, इस पर आपको कोई पॉइंट नहीं लेना है, इसको आप पर कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं लेना है। हमने कहा ये जो चाप है, मान लो सेंटर पे एंगल 2 थीटा बना रही है, मान लो ये वाली जो चाप है सेंटर पे एंगल 2 थीटा बना रही है, तो इस चाप के अलावा कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो आप। मान लो मैंने बिंदु यहां ले लिया, मैंने बिंदु चाहे यहां पे ले लो, चाहे बिंदु आप यहां ले लो, चाहे आप बिंदु यहां पे ले लीजिए, आप बिंदु यहां ले लीजिए, चाहे आप यहां पे ले लीजिए। ध्यान रखना यदि मैं इसको मिला दूं ए से,
इसको मैं मिला दूं बी से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा दोस्तों, थीटा बनेगा। तो ये थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक ही चाप के द्वारा सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, दुगना होता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों होता है, लेकिन आपकी मेमोरी में होना चाहिए। आगे चल के सरकम सेंटर जब हम पढ़ेंगे तो सरकम सेंटर आपका तब स्ट्रॉन्ग होगा जब ये बेसिक बातें आपकी क्लियर होगी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 5 पॉइंट की बात करें, 5th पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम लोग। उससे पहले ध्यान रखिएगा, एक बार आप सब लोग मेरी तरफ देखिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री बनाते हुए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, यदि उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिलाएंगे ना तो वो दूरी बराबर होती है। नंबर 3rd पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो हमेशा रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। नंबर 4th पॉइंट, हमने पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। नंबर 5th पॉइंट जो हमने पढ़ा कि एक ही चाप के द्वारा सेम आर्क से एक ही चाप के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। यदि परिधि पे कोण मान लो 40 का बन रहा है तो केंद्र पे 80 का बनेगा, ये आप याद रखिएगा। चलो आगे बात करता है, अगले पॉइंट की बात करें। हमने कहा नंबर 6 पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। हमने बोला मान लेते हैं एक सर्कल है, मान लेते हैं हमने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया। ये एक सर्कल है, यहां पर ये हमने एक सर्कल यहां पे बना दिया और हमने कहा कि ये ए बी इसकी एक आर्क है माइनर, ए से लेकर बी तक। तो हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो ए बी क्या चीज है दोस्तों, इसकी एक चाप है, माइनर चाप। तो ए से लेकर बी, थोड़ा सा इसको अलग कलर में बता देते हैं हम लोग, ए से लेकर बी। तो ये क्या है, इसकी एक माइनर आर्क है, ये इसकी एक लघु चाप है, चाप है ये ध्यान रखना, ए से लेकर बी तक चाप है। तो ये काम आपने कर दिया। और हमने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे जगह जगह पे आप कहीं पर भी, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया P1, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया P1, या एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया P2, या एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया P3, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर P4, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर P5। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर P6, ये ले लिया। ध्यान रखना इस वाली चाप को छोड़कर जो बड़ी वाली चाप है ना उस पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो आप। तो मैंने कई बिंदु ले लिए यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, ये जो पॉइंट्स मैंने लिए ना इन सबको मिला दीजिए। ये जो पॉइंट P6 है इसको मैंने A से मिला दिया, B से मिला दिया। मान लो कि एंगल थीटा बन रहा है। मैंने क्या करा, A को मैंने P से मिला दिया और इसको मिला दिया। हमने कहा A को मैंने P4 से मिला दिया और इसको मैंने B से मिला दिया। A को मैंने P3 से मिला दिया, P3 को मैंने B से मिला दिया। A को मैंने P2 से मिला दिया और P2 को मैंने B से मिला दिया। A को मैंने P1 से मिला दिया और A को मैंने B से मिला दिया। इतना काम मैंने कर लिया। अब आप ध्यान से देखना, मैंने कहा सर्कल का सेंटर कहां होगा, तो हमने कहा सर्कल का सेंटर मान लो यहां पर है, ये वृत्त का केंद्र है, O इस वृत्त का केंद्र है। O को मैंने A से मिला दिया और O को मैंने B से मिला दिया। और मान लो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना वो 2 थीटा बन रहा है। मान लेते हैं सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, 2 थीटा बन रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको ये कहा था कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो आप बताओ ये सारे के सारे जो एंगल यहाँ बन रहे हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा एंगल, ये जो सारे के सारे एंगल बन रहे हैं, पहली बात तो कि परिधि पे बन रहे हैं। दूसरी बात, ये जो एंगल बन रहा है ये बन कौन से, इस वाली चाप से रहा है, ए बी से। ये एंगल कहां से बन रहा है, ये भी ए बी चाप से बन रहा है। ये एंगल कहां बन रहा है, ये भी ए बी चाप से बन रहा है। तो एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। आप बताओ यदि ये 2 थीटा है तो क्या ये थीटा हो जाएगा, क्या ये भी थीटा हो जाएगा, क्या ये भी थीटा हो जाएगा, क्या ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक चीज और आप दिमाग में रखना कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट हमारे काम में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा। दूसरा, यहीं से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने, सरकमफ्रेंस पे बने सभी एंगल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यदि 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 होगा। शर्त क्या है कि सारे के सारे एंगल एक ही चाप से बनने चाहिए।
ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, बी पर, और ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ए पर। तो चाप कौन सी हो गई, ए बी। ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ए पर। ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, बी पर। तो चाप कौन सी हो गई, ए बी। ये लाइन खत्म कहां हो रही है, ए पर। ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, बी पर। तो चाप कौन सी हो गई, ए बी। तो एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये हमारे काम आएगा और मैं आगे बहुत शानदार रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन रिलेशंस को समझने के लिए आपको इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं कि और आपको क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा अगला पॉइंट, इसके बाद बस एक और पॉइंट है, फिर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये सरकमसेंटर से पढ़ने से पहले, सरकमसेंटर को पढ़ने से पहले ये कुछ बातें आपकी मेमोरी में होनी चाहिए ताकि आपको सरकमसेंटर समझ में भी आए और पढ़ने में आपको मजा भी आए। ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मैंने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया और मैंने कहा ये एक इसका डायमीटर है। हमने कहा ओ इसका सेंटर है, ओ जो है इसका क्या है दोस्तों, सेंटर है यहां पर। तो मैंने कहा इसको ए और इसको मैंने क्या कह दिया, बी। तो मैंने कह दिया बी। ये क्या चीज है, आर। ये रेडियस है आर और ये भी क्या चीज है, यहां पर रेडियस है आर। तो ए बी कितना हो गया, 2r। तो ए से लेकर बी तक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो आप बताओ 2r हो गया। तो ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, या हिंदी में इसको क्या बोलता है, व्यास कहते हैं हम लोग। तो व्यास हो गया यहाँ पर, इस तरीके से बात करें। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना। ये जो ए है ना, ये ए से लेकर बी तक, ए से लेकर कहां तक चल रहे दोस्तों हम लोग, बी तक चल रहे। तो ए से लेकर हम लोग बी तक इस तरीके से चल रहे। तो ये जो एंगल यहां बनता है ना, ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी। तो क्या ये एंगल 180 होगा क्या, तो आप कहेंगे यहां सर बिल्कुल 180 होगा। अब देखो ये जो लाइन है 180 कौन कौन सी लाइन से बन रहा है, एक तो इस वाली लाइन से बन रहा है ओ ए, तो एक तो इस वाली लाइन से बन रहा है ओ ए, और एक इस वाली लाइन से बन रहा है, ये लाइन कौन सी है, ओ बी। तो ये लाइन खत्म कहां पे हो रही है, ए पर, और ये खत्म हो रही है बी पर। तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। और कौन सी चाप से बन रहा है, ए बी चाप से बन रहा है। तो मैंने कहा ये ए बी चाप से बन रहा है। तो ए बी चाप से सर्कल के सेंटर पे 180 एंगल बन रहा है। तो मैंने कहा था इस चाप को छोड़ दीजिए और इसके अलावा जो यहाँ है ना, कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। तो मान लो मैंने एक बिंदु अब की बार यहाँ ले लिया, एक बिंदु मैंने पी यहाँ पे ले लिया। पी को मैंने किससे मिला दिया, ए से मिला दिया, और पी को मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया। तो आप मुझे बताइए ये परिधि के ऊपर जो एंगल बनेगा, ये लाइन खत्म हो रही है ए पर और ये लाइन खत्म हो रही है बी पर। तो वृत्त की केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो एंगल, परिधि पे जो एंगल बन रहा है, वो दोनों एक ही चाप से बन रहा है। और अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो यदि ये 180 डिग्री है तो क्या 90 हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 हो जाएगा। ये पॉइंट कहीं भी ले सकता था मैं, ये पॉइंट मैं यहां भी ले सकता हूं। ये पॉइंट मैं यदि यहां ले लेता, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्यू ले लिया, क्यू को मैंने ए से मिला दिया, क्यू को हमने ए से मिला दिया और क्यू को मैंने बी से मिला दिया। तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एक थ्योरम हमारी ये काम आएगी कि वृत्त का जो व्यास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और हर साल इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, वृत्त का जो व्यास होता है ना दोस्तों, वो परिधि के ऊपर हमेशा एंगल कितना बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्यों हुआ ऐसा। आप देखो ये एंगल 180 है सेंटर पे, और सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस का। तो ये 180 है तो 90 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो परिधि पे एंगल कितना बनाता है दोस्तों, 90 बनाता है। चाहे परिधि पे आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए। चलो एक अगले पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद हम सरकमसेंटर का बेस हमारा तैयार हो गया, नींव हमने डाल दी, अब हम उस पर ईंटें लगाना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपकी नींव कमजोर है तो आपको भले ही आप क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो कि सरकमसेंटर मेरा सबसे शानदार हो, आपको लगे कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना उससे ज्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु को एंड पॉइंट से मिला दो, दूरी बराबर होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर की ओर यदि कोई एंगल है तो बाहर जो एंगल बनता है वो रिमोट एंगल्स के टोटल के बराबर होता है।
यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने सभी कोण बराबर होते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, वो सरकमफ्रेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए अब एक और बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद में कुछ रिजल्ट आपको याद कराऊंगा। वो रिजल्ट मैं याद करवाऊंगा, पहले समझाऊंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मतलब आप 10-15 सेकंड में उन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो आई कहां से चीज है। तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या करा, अब की बार एक सर्कल मैंने ऐसा बना दिया, एक सर्कल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। एक सर्कल बनाया, ये रहा, ये बनाया सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। तो ए से लेकर बी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो ये पॉइंट तो कौन सा है दोस्तों, ए पॉइंट है। इसको मैंने कहा ये ए पॉइंट है, और ये कौन सा यहाँ पर बी पॉइंट है। मैं इनको अलग अलग कलर में दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। या ए, इसको हम सी कह देते हैं अब की बार। इसको मैंने अब की बार कौन सा पॉइंट बोल दिया, सी पॉइंट बोल दिया। क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने कहा ए और सी ले लिया मैंने, या सी यहाँ पर ले लो इस तरीके से। तो हमने कहा एक पॉइंट सी यहाँ पे ले लिया, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। हमने कहा इसको थोड़ा अलग अलग कलर में कर दीजिए। मैंने क्या बोला दोस्तों, ये जो है ना ए से लेकर सी, इसको रेड कलर में कर दिया। ए से लेकर सी को हमने थोड़ा रेड कलर में कर दिया। तो रेड कलर में हमने कर दिया। और आप बताइए, ये जो सर्कल का सेंटर है, ये जो सर्कल का सेंटर है ना यहाँ पर ओ इस वृत्त का केंद्र है। इस ओ को मैंने ए से मिला दिया। इस ओ को हमने किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। तो ओ को मैंने ए से मिला दिया, और ओ को मैंने सी से मिला दिया। ओ को हमने सी से मिला दिया। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। मान लो एंगल यहाँ पे 2x बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बनाना दोस्तों 2x या 2 थीटा, मान लो ये 2 थीटा बन गया। इस एंगल को मैंने 2 थीटा कह दिया। आगे मैंने क्या करा, ये तो माइनर आर्क है, ये है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क सेंटर पे माइनर एंगल बनाएगी, छोटा एंगल बनाएगी। आगे चलते हैं दूसरा। अब की बार मैंने वॉयलेट कलर ले लिया, बैंगनी कलर ले लिया। तो यहां से बात करते हैं हम लोग, ये वाली चाप की बात करते हैं, इस वाली चाप की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने कहा ए से लेकर सी तक ये बड़ी वाली चाप है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप ध्यान से इसको समझ सको। तो हमने बोला ये मेजर आर्क है। हमने कहा ये जो है दोस्तों ये मेजर आर्क है, ये दीर्घ चाप है, ये मैंने कह दिया मेजर आर्क। इस तरीके से बात करी। अब मेजर आर्क भी तो कुछ एंगल बनाएगी सेंटर पे, ये सेंटर है यहाँ पर। तो ये 2 थीटा बन रहा है मान लो। तो ये जो एंगल बन रहा है ना इधर, ये वाला, इसको मैं कहता हूँ, मान लो ये एंगल कितना है, 2φ है। ये एंगल 2φ हो गया, इतना मैंने कह दिया। ध्यान रखिए ये माइनर एंगल है, ध्यान रखना ये माइनर एंगल है, माइनर आर्क से बन रहा है। और ये मेजर एंगल है जो मेजर आर्क से बन रहा है। बड़ी वाली चाप बड़ा एंगल बनाएगी, छोटी वाली चाप छोटा एंगल बनाएगी। और आप ये याद रखना ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। अपने को ये पता है कि पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री ये होता है। अब मैंने क्या करा, सुनना मेरी बात को। मैंने आपको ये कहा था जब आप माइनर आर्क की बात कर रहे हो तो इस वाले आर्क पे कोई बिंदु मत लो, आप इस वाले आर्क पे बिंदु ले लो। तो मैंने एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया। मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा है, बी बिंदु है। तो बी बिंदु ले लिया मैंने। अब आप याद करो, यदि मैं बी को ए से मिला दूं, यदि मैं बी को ए से मिला दूं, तो बी को मैंने ए से मिला दिया और बी को हमने सी से भी मिला दिया। अब आप देखना ये जो एंगल बन रहा है वो तो सेंटर पे बन रहा है, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना दोस्तों परिधि पे बन रहा है। और देखना यहाँ पर ये डायरेक्शन, ये जो है यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है वो तो सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये वृत्त के केंद्र पे बन रहा है। अभी भी मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो आप मुझे बताओ यदि ये 2 थीटा है तो क्या ये थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये थीटा हो जाएगा। तो हमने कहा ये थीटा हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब की बार मैंने मेजर आर्क को ध्यान में रखते हुए काम करा और मैंने एक बिंदु यहां ले लिया। अब की बार मैंने एक बिंदु यहां ले लिया, मान लो इस बिंदु का नाम क्या है, डी बिंदु है, तो इसको मैंने डी नाम दे दिया। और डी को मैंने ए से मिला दिया, डी को मैंने ए से मिला दिया, और डी को मैंने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। तो डी को मैंने सी से मिला दिया। अब आप मुझे बताइए ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये वाला ये जो एंगल है यहाँ पर, ये सेंटर पे कितना बन रहा है, 2φ बन रहा है। तो हमने क्या पढ़ाया था, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र में बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि में बने कोण का दुगना होता है। तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। हम बोलेंगे ये जो एंगल है कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाई। तो इस एंगल को हम फाई कह देते हैं, एंगल यहाँ पे फाई बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने कहा एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र में बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो यदि ये थीटा तो ये 2 थीटा,
और ये 5, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 2 5। अब आप मुझे बताइए ए बी सी और डी क्या एक क्वालिटरल बन गया क्या? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये क्वालिटरल बन गया। ध्यान रखना ए ये कौन है, बी ये कौन है, सी ये कौन है, डी, और चारों के चारों वर्टिक्स जो है ना वो सरकमफ्रेंस के ऊपर, चारों के चारों बिंदु ए बी सी ओ डी चारों के चारों बिंदु वृत्त की परिधि के ऊपर है। तो हम बोलेंगे ए बी सी डी जो बना, हम बोलेंगे यहां पर ए बी सी और डी ये एक चतुर्भुज बन गया। यहां पर ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो, उसको हम साइक्लिक क्वालिटरल कहते हैं। इसको हम कहते हैं यहां पर साइक्लिक क्वालिटरल, इसको हम कहते हैं दोस्तों साइक्लिक क्वालिटरल कहते हैं। या हिंदी में बात करें इसको तो हिंदी में बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं हम लोग। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, आपके दिमाग में होना चाहिए। हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि ऐसा कोई भी चतुर्भुज, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसमें चारों के चारों वर्टिक्स, चारों के चारों शीर्ष सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हो, वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं साइक्लिक क्वालिटरल या कहते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। अब आप ध्यान से देखना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल, ये जो एंगल है ना ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है 5। आप बताओ ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये कौन है, 2 थीटा, प्लस आगे बात करें ये एंगल क्या है 2 5, तो 2 थीटा प्लस 2 5, क्या ये दोनों मिला के 360 डिग्री के बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर पूरा एक राउंड जो होता है ना वो 360 के बराबर होता है। इनमें से दो कॉमन ले लो, तो बोलेंगे थीटा प्लस कौन है यहाँ पर 5 बराबर क्या 180 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 180 हो जाएगा। आप बताइए थीटा जो एंगल बन रहा है वो थीटा कहां बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो एंगल बी जो होगा ना एंगल बी प्लस, बताओ यहाँ पे बी के सामने कौन है, डी पे 5 बन रहा है, तो एंगल जो डी होगा, एंगल डी, इन दोनों का सम कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो एक थ्योरम यहाँ पे बन गई। आप मुझे एक और चीज बताना, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जब आपने इन दोनों को 180 कर दिया तो बचे हुए दोनों भी 180 हो जाएंगे। तो हमने कहा एंगल ए प्लस आगे बात करें एंगल कौन सा है सी, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा दोस्तों 180 डिग्री बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप ये याद रखना। सबसे पहली बात कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और ध्यान रखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारे बहुत काम आएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलता, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक क्लास के बाद में, पहले हम सरकम सेंटर को फिनिश करेंगे और उसके बाद तकरीबन मैं 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और उन 25 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल मैंने ले लिया, तो एक ये बना यहाँ पर 2, ये बना यहाँ पर 3 और ये बन गया यहाँ पर 4, चारों के चारों सी वृत्त की परिधि पर। यदि मैं इसको कहूं ए, इसको मैंने बोला बी, इसको हमने बोला सी, इसको हमने बोला डी, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि के ऊपर हो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, तो ध्यान रखना किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं ए प्लस सी का जो मान होगा और ये जो बी प्लस डी, ये बी प्लस डी का जो मान होगा एक सप्लीमेंट्री होता है, ये संपूरक होता है, मतलब इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको दिमाग में रखने वाली बात है। तो आज मैंने आपको 6 पॉइंट डिस्कस करे। एक बार मैं सब लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा कि ये 6 के 6 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गए क्या। फटाफट से कमेंट करिए, यस और नो में बात करना कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई क्या, क्योंकि यदि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी ना दोस्तों तो हकीकत में आपको बहुत मजा आएगा आने वाली 2 क्लासों के अंदर। और सरकम सेंटर और इन सेंटर का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इन सेंटर और सरकम सेंटर को हम आने वाली 2 क्लासों में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, फिर हम मीडियन और सेंट्रोइड के ऊपर आएंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि क्या ये जो 6-7 पॉइंट मैंने आपको आज पढ़ाए हैं क्या वो आपको क्लियर है क्या, फटाफट से बताइए। एक मैंने पढ़ाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर मैंने पढ़ाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, फिर मैंने पढ़ाया आपको कि जब भी किसी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक ही चाप के द्वारा
वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। एक ही चाप के द्वारा परिधि पे बने सभी कोण बराबर होता है। सर्कल का जो डायमीटर होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, वो परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद करूंगा, जो लोग क्लास में लेट जुड़े हैं या जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं, तो इस पूरे वीडियो को देख के कल की क्लास लेना। आप इस पूरे वीडियो को, जिन लोगों को लगता है मेरे को कम समझ में आया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। आपको यदि कम समझ में आया कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। आपको 100% समझ में आएगा और यदि ये समझ में आएगा ना तो कल आपको बहुत मजा आएगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। कल संडे है लेकिन आपकी क्लास होगी, 9:15 हमारी क्लास होती है, कल 9:30 होगी, तो कल भी आपकी क्लास होगी और कल हम सरकम सेंटर को कंप्लीट करेंगे। और उसके अगली वाली क्लास में मंडे को फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताया करो, ताकि हम लोग हमारे में सुधार करें। और आपको यदि अच्छा लगा हो, आपका मन करे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही है, आप मेहनत करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।